हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था यूनानी आक्रमण, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करना है शक अथवा सीथियन। शकों को क्या कहा जाता था? सीथियन कहा जाता था, क्योंकि जो शकों का मूल स्थान था वह मध्य एशिया में सीथिया नामक जगह जो थी वह शकों का मूल स्थान था। इसीलिए शकों को किस नाम से पुकारा जाता है? सीथियन नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं शक अथवा सीथियन। अगर शकों की बात की जाए तो ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। इन्हें पश्चिमी चीन की यूची जाति, देखो पश्चिमी चीन की एक जाति थी जिसका नाम क्या था? यूची। कौन सी जाति थी? यूची। इसी जाति ने इनकी मातृभूमि से इन्हें उखाड़ फेंका, यानी कि इन्हें पराजित कर दिया और मध्य एशिया से भगा दिया। कौन सी जाति ने? पश्चिमी चीन की यूची जाति ने शकों को उनकी मातृभूमि से उखाड़ फेंका, यानी कि उन्हें पराजित किया और वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। तब इन्होंने अपना भाग्य भारत की ओर आजमाया, यानी कि तब वहाँ से निकलने के बाद शक किस ओर बढ़े? भारत की ओर बढ़ते हैं। यूनानियों के बाद मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जाति शक ही थे। यानी कि अगर अपने बात करें सबसे पहले तो मध्य एशिया से आने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? तो यूनान थे। और यूनान के बाद दूसरे नंबर पर या दूसरी जो विदेशी जाति भारत आने वाली थी वह कौन सी थी? शक ही थे। अगर इनके मूल स्थान की बात की जाए तो इनका मूल स्थान या निवास स्थान सीथिया था। कौन सा था? सीथिया। देखो इनका निवास स्थान सीथिया नामक प्रदेश था, इसी कारण इन्हें सीथियन कहा जाने लगा। यानी कि मूल स्थान इनका सीथिया होने के कारण ही शकों को क्या कहा जाने लगा? सीथियन कहा जाने लग गया। अगर भारत में इनके प्रवेश की बात करें तो भारत में प्रवेश इनका किस प्रकार हुआ? तो ये पहली सदी ईसा पूर्व, यानी कि कब? पहली सदी ईसा पूर्व में ये बोलन दर्रे को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। कौन से दर्रे को पार किया? इन्होंने बोलन दर्रे को पार किया और उन्होंने भारत में प्रवेश किया और पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। कहाँ आकर बसे? पश्चिमोत्तर भारत में आकर ये लोग बस गए थे, जहाँ उन्होंने अपनी 5 शाखाएं स्थापित की थी। अब 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? पहली की अगर अपने बात करें तो कौन से स्थान पर उन्होंने शाखा स्थापित की? तो अफगानिस्तान में। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया? कपिसा को इसकी राजधानी बनाया गया। यानी कि जो अफगानिस्तान वाली शाखा थी उसकी राजधानी कौन सी थी? कपिसा। दूसरी पंजाब वाले की राजधानी तक्षशिला। तीसरी मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा। चौथी पश्चिमी भारत, इसकी राजधानी उज्जैन थी। और 5वीं शाखा कौन सी थी? ऊपरी दक्कन की ओर, ठीक है, जिसकी राजधानी कौन सी थी? नासिक इसकी राजधानी थी। तो देखो अगर अपने बात करें शक जो जाति थी वह भारत में आई और 5 शाखाओं में वह बंट गई थी। कौन कौन सी शाखाएं थी? तो पहली अफगानिस्तान जिसकी राजधानी कपिसा, दूसरी पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरी मथुरा जिसकी राजधानी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत जिसकी राजधानी उज्जैन और 5वीं ऊपरी दक्कन का क्षेत्र जहां इनकी शाखा स्थापित होती है और इसकी राजधानी कौन सी थी? नासिक थी। अब इन्हीं 5 जो इनकी 5 शाखाएं स्थापित हुई, अपने कह सकते हैं कपिसा, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में जो इनकी 5 शाखाएं स्थापित हुई उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन सी शाखाएं थी? तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाएं उज्जैन और नासिक की थी। कौन कौन सी शाखाएं महत्वपूर्ण थी इनकी? उज्जैन और नासिक की जो शाखाएं थी वह इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं थी। अब अपने बात करते हैं नासिक की जो शाखा थी उनका पतन कैसे हुआ। नासिक के शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर शासक की बात की जाए तो वह नहपान था। कौन था? नहपान। कौन सी शाखा की बात हो रही है? नासिक। देखो बच्चों ये रही नासिक। इस नासिक जो शाखा थी इसका प्रमुख शासक कौन था? नहपान था। कौन था? नहपान। अगर नहपान की बात करें तो नहपान ने इस क्षेत्र में सातवाहनों को पराजित किया और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसका बदला किसने लिया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। लगभग 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसका वध कर दिया और इसके वध के पश्चात यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात जो शकों की नासिक जो शाखा थी उसका पतन
हो गया। लेकिन कहीं कहीं से अपने बात करें शकों के बारे में और राजा विक्रमादित्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है इसके अनुसार? भारतीय साहित्य और परंपरा में 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर उसकी निर्णायक विजय का उल्लेख है। अगर अपने भारतीय साहित्य की बात करें, भारतीय साहित्य में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने का विवरण मिलता है। देखो बच्चों, हुआ क्या भी, जब शकों का भारत पर आक्रमण होता है तब उनका सामना किससे होता है? राजा विक्रमादित्य से होता है। और ये परंपरा की बात करें या भारतीय साहित्य की बात करें, उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और यह युद्ध इनके मध्य कब हुआ? 56 ईसा पूर्व को युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर दिया। और इसी विजय की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत की शुरुआत की थी। देखो कौन सा संवत शुरू किया? 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत की शुरुआत की। किसने की? तो राजा विक्रमादित्य ने की। किस उपलक्ष्य में की? तो जब राजा विक्रमादित्य किसको पराजित करता है? शकों को पराजित करता है। तो इसी विजय की स्मृति में इसने 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत की शुरुआत की। शकों पर विक्रमादित्य की इस ऐतिहासिक विजय ने उसे प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्रदान की थी और आने वाले समय में भारतीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने लग गए। यानी कि राजा विक्रमादित्य की एक उपाधि बनकर उभरी और जो भारतीय राजा थे वह भी किसकी उपाधि धारण करने लग गए? राजा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने लग गए। अगर ऐसा कोई राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो तो कौन सा था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने धारण की थी? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। यानी कि एक प्रसिद्ध उपाधि बन चुकी थी जिसे प्रत्येक भारतीय राजा धारण करना चाहता था। अब अपने बात करें बच्चों नासिक शाखा पर लौटते हैं। तो नासिक शाखा में मैंने आपको बताया अभी इसका प्रमुख शासक कौन था? नहपान था। नहपान का वध किसने कर दिया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। और नहपान की मृत्यु के बाद जो नासिक शाखा थी शकों की वह क्या हुई? समाप्त हो गई। आगे के टॉपिक में कल की वीडियो में अपने करेंगे उसके उज्जैन शाखा के प्रमुख शासक रुद्रदामन के बारे में। किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में। तो बच्चों आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ भी किस प्रकार शकों ने भारत पर अधिकार किया और इनकी कितनी शाखाओं में इनका बंटवारा हुआ, ये कितनी शाखाएं इसकी बंट चुकी थी, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।